नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हम लोगों का 30वें नंबर का है। इससे पहले हम 29 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला सवाल? एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपये तय कर दिया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% का छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको निकालना है। एक प्रकाशक था, उसने एक बुक छपवाया और जितना भी उसका छपाई पे उसका खर्च हुआ था उसका 30% एक्स्ट्रा जोड़ के उसका विक्रय मूल्य तय कर देता है, उसका सेलिंग प्राइस तय कर देता है, जो कि 260 रुपये है। और इसी 260 रुपये विक्रय मूल्य पर 12% का छूट देता है। तब आपको बताना है उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, जो उसका लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 100 रुपये है या फिर 100 रेशियो है। ठीक है, इसको आपको 30% जोड़ के उसका विक्रय मूल्य तय किया गया है। तो हम मान लेते हैं कि 30% एक्स्ट्रा इसका हम विक्रय मूल्य रख देते हैं। 100 रेशियो लिए थे, 30% एक्स्ट्रा तो 130 रेशियो हम ले लेते हैं इसका विक्रय मूल्य। यहाँ पे 130 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 260 रुपये दिया हुआ है आपका विक्रय मूल्य। तो 130 रेशियो का वैल्यू 260 रुपये गुना 2 से कर दीजिएगा 130 में, तो 260 मिलेगा। तो यहाँ से आपको 100 रेशियो का वैल्यू कितना मिल जाएगा? गुने 2 कीजिएगा, 200 रुपये। ठीक है, ये 200 रुपये आपका उसका पुस्तक का लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 30% इसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, 30% 200 का, तो 60 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 260 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ गया। यहाँ तक तो आपका ठीक चल रहा है, जो कि 260 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अब इसी विक्रय मूल्य पर 12% का छूट देना है 260 रुपये पे, तो 260 रुपये पे 12% का छूट दे दीजिए, छूट दे दीजिए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 260 गुना 88/100, ये भी कर सकते थे। यहाँ से आपको डायरेक्ट आता, ये निकालने के बाद 260 में से घटाना पड़ेगा। चलिए हम निकालते हैं, 0 से 0 चल जाएगा, तो 12 गुना 6 72, 7 बचा, और 12 गुना 2 24 और 7 31। नीचे में 10 है तो 31.2 आ जाएगा। तो 260 में से 31.2 घटा दीजिए, कितना आएगा? 30 घटेगा तो 230 बचेगा। उसमें से आपको 1.2 और घटा देना है, यानी 228.8 आपका विक्रय मूल्य आ गया। आप सामान खरीद के लाए थे 200 में और 228.8 में उसको आप बेच रहे हो, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? दोनों को घटाइएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? लाभ परसेंटेज बराबर आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से ही भाग करते हैं, ठीक है, और गुना 100 करते हैं। यही तो का फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत निकालने का। इसमें पुट कीजिएगा तो कितना आएगा? 228 में से 200 कीजिएगा माइनस, कितना आ जाएगा? 28.8 आएगा, बटे आपका क्रय मूल्य 200 गुना 100, 100 से 200 दो बार में कट जाएगा। 28.8 को 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 14.4% का आपको लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2.5 हो, तब सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का मान आपको निकालना है। ऐसा सवाल जब भी दे, जैसे यहाँ पे प्लस दे और सेम चीज़ है, बस यहाँ पे माइनस कर दे, तो आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब 1/2/5 कर देना है बस। अगर यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पर आपको प्लस पूछता, तब पर भी आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना था, इसी टर्म में लिख देना था। ऐसा क्यों होता है? चलिए वो भी आपको बता देते हैं हम। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan² थीटा होता है।
अगर इस टेन स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाइएगा तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये जाकर माइनस हो जाएगा इधर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए बराबर आप सेक थीटा पुट कीजिए और बी बराबर टेन थीटा पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप यहाँ पर देख लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दोनों में से किसी का भी वैल्यू आपको एक का पता रहता तो आप एक का वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पे देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 2.5 है, तो इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.5 गुना सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का वैल्यू अब निकालना था बराबर 1। तो 2.5 जाकर इधर भाग में चला जाएगा, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर कितना हो जाता, 1.2/5। ये आपका दशमलव कट जाएगा तो ऊपर जाकर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10/25 आएगा। इसको काटिएगा 5 से तो 5 बार में चला जाएगा, ये आपका 2 बार में चला जाएगा, तो कितना बार में जाएगा, 0.4 इसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपको इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको हम बताएं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2.5 हो, तो इसका जब निगेटिव का वैल्यू दे दे, सेम में है प्लस की जगह माइनस कर दे, तो डायरेक्ट आप 1/2/5 कर दीजिए, 2.5 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में मतलब उल्टा डायरेक्शन में 9 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलता है और धारा की दिशा में, धारा के डायरेक्शन में 14 kmph की गति से नाव चला सकता है। तो शांत जल में नाव का गति निकालना है कि कितना होगा। इससे पहले आप एक चीज़ बताओ, ये आपका नदी का बहाव है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक नाव है, ये नाव का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, तो बताओ नाव का स्पीड धारा के दिशा में बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा। तो धारा के दिशा में नाव का स्पीड बढ़ेगा। अगर आप नाव में बैठे हो और नाव आपका धारा के उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका नाव का स्पीड कम हो जाएगा। आप ऐसे भी नदी में इमेजिन करो कि आप नदी में जा रहे हो, नदी का डायरेक्शन ये है, नाव का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है, तो नाव का स्पीड बढ़ जाएगा। अगर नाव अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, आपका नाव का स्पीड धीमा पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नदी का डायरेक्शन इस तरफ है और नाव का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो आपका नाव है, ये नाव का स्पीड को हम b मान लेते हैं, ठीक है, और जो धारा है इसका स्पीड को हम a से मान लेते हैं। तो आपका धारा का डायरेक्शन में, डायरेक्शन आपका a है, धारा का डायरेक्शन में दोनों का आपका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो बोट का भी स्पीड और धारा का भी स्पीड दोनों जुट जाएगा, क्योंकि स्पीड आपका तेज हो जा रहा था उसी डायरेक्शन में। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, बोट का स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड मतलब जो नदी का बहाव है उसका स्पीड को आप घटा देते हो। ये चीज़ दोनों आप याद रखना। धारा के दिशा में दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा और धारा के अपोजिट दोनों का स्पीड घटा देंगे, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपको धारा के विपरीत दिया हुआ है 9 kmph। धारा के विपरीत कौन सा है, मेरा यही वैल्यू है, तो b माइनस एस बराबर आपको 9 दिया हुआ है। और धारा के दिशा में, धारा के दिशा में यही है, बोट प्लस स्ट्रीम होगा, 14 दिया हुआ है, तो b प्लस एस बराबर 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको शांत जल में उसका गति बताना है, नाव का स्पीड बताना है क्या होगा ना शांत जल में। तो आपका शांत जल में स्पीड कितना हो जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा। ऐसे भी आप दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2b प्लस प्लस है तो 2b हो जाएगा। ये आपका प्लस था, ये माइनस था, तो ऐसे भी कटने वाला था, ठीक।
ठीक है। तो 2b बराबर 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। 2b बराबर 23 है तो b बराबर कितना हो जाएगा 23/2 बराबर 11.5 किलोमीटर पर आवर आपका नाव का स्पीड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में मतलब स्क्वायर रूट में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3 सही 1/4 मतलब 3 सही 1/4 ए वाला है, ठीक है, प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भिन्न हम x ले लेते हैं, x, और इसका वर्गमूल मतलब इसका स्क्वायर रूट, इसका हम स्क्वायर रूट दे देते हैं। ये मेरा भिन्न है x, इसका हम स्क्वायर रूट दे दिए और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाता है 3 सही 1/4। इसको हम कितना लिख सकते हैं 4 तिया 12 और 1 13 बराबर 13/4 इसको हम लिख सकते हैं ई वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ से आपको मूल भिन्न निकालना है, x का वैल्यू आपको निकालना है। हम क्या करेंगे कि रूट x बराबर 1 को इधर जाकर माइनस कर देंगे, 13/4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 जाकर माइनस हो जाएगा, 13 - 4/4 ये आपको 9/4 मिला। यहाँ से आपको मूल भिन्न x निकालना है तो यहाँ से भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा x मिलेगा आपको। तो इधर का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर का भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, कितना मिलेगा 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। तो इसको आप पूर्णांक में कितना लिख सकते हैं 5 सही 1/16 लिख सकते हैं इसको, 16×5 80 प्लस 1 81, 81/16, ठीक है। तो 5 सही 1/16 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, x के किस मान के लिए संख्या इतना दिया हुआ है का माध्य 12.25 होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या ऐसा हम पुट करें कि इसका माध्य हमको 12.25 मिले। माध्य क्या होता है पता है ना, माध्य आपका जितना भी टर्म दिया है इसको आप जोड़िएगा और जितना संख्या दिया हुआ है उससे भाग कर दीजिएगा। मतलब जैसे 8 दिया हुआ है, 8 + 11 + 6 + 14 + 10 + 23 + 19 और +x, कितना टर्म हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, ठीक है। तो 8 से इसको आप भाग कर दीजिए, यही आपका माध्य है, जो कि माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.25। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे ऐसा क्या पुट करें कि सबको काटने के बाद यहाँ से आपको 12.25 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे कि 8 को ले जाकर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस सबको पहले हम जोड़ लेंगे। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 11 19 6 25 25 और 14 39 10 49 49 और 20 कितना हो जाएगा 69 और 3 72 72 और 20 92, एक घटाएंगे 91 91 प्लस x आ जाएगा 91 प्लस x, और ये जाके आपका 12.25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12.25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना मिलेगा ये आपको गुना करने पे, तो 12 × 8 96 होगा और 0.25 में 8 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, मतलब 96 और 2 98 मिल जाएगा आपको, बराबर 91 प्लस x। तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो x का वैल्यू 98 में से 91 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आप 7 पुट कर देते और 8 से भाग कर देते, सभी को जोड़ के तो आपको 12.25 मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ से आपका स्ट्रेटेजी का स्टार्ट हो रहा है। क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर किया जाता है, तो एकल संक्रमणीय, अनुपातिक,
प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे किया जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोला जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में पहले कौन कौन भाग लेता है? तो आपका लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और विधानसभा भी होता है। विधान परिषद नहीं होता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में सांसद बैठते हैं, एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधानसभा में विधायक बैठते हैं, ठीक है, एमएलए बैठते हैं। तो यहाँ सांसद का और विधायक का दोनों का वोटिंग होता है। तो सांसद का वोट और एक विधायक का वोट में डिफरेंस होता है। सांसद का जो वोट होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है विधायक के वोट से। ऐसा क्यों? क्योंकि सांसद जो है उसका अंडर में नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा एरिया नहीं होता। ज़्यादा एरिया से मतलब नहीं है, ज़्यादा पॉपुलेशन कवर करता है आपका कौन सा? सांसद। और विधायक आपका कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए दोनों का आपका वोट में डिफरेंस होता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक विधायक है और दूसरा भी विधायक है, तो अब दोनों में डिफरेंस कैसे पैदा होगा? तो मान लीजिए कि जो आपका विधायक V1 है, एक विधायक आपका V2 है। विधायक V1 है, इसका जो एरिया है, इसका एरिया में मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग इसके एरिया में रहते हैं, ठीक है। और विधायक V2 है, इसके एरिया में 90,000 लोग रहते हैं। तो इसका V1 का जो वोट का कीमत होगा वो ज़्यादा होगा V2 के गाँव कंपेरिजन में। मतलब जो आपका विधायक V1 होगा, पहला विधायक होगा, उसका वोट का कीमत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी आधार पे आपका राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। आपका लोकसभा में सांसद और विधानसभा में आपका विधायक, दोनों का वोट को इसी आधार पे मापा जाता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पे, ठीक है। अब बात आ गया राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति से बहुत सारा सवाल बनते हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव से कुछ चीज़ विवाद हो गए, उसका सुनवाई कौन करेगा? उसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं हिंदी में? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और कार्यपालिका का भी प्रधान होता है। राष्ट्रपति आपका सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज का भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद करना पड़ेगा। 52 आपको बता चुके हैं कि राष्ट्रपति एक होगा भारत का, आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलता है, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, आर्टिकल नंबर 61 के अनुसार चलता है इम्पीचमेंट महाभियोग। आर्टिकल नंबर 72 से क्वेश्चन पूछता है। क्या है आर्टिकल नंबर 72 है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान का क्षमता है, ठीक है, क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल नंबर 85 से पूछता है। आर्टिकल नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। आर्टिकल नंबर 123 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है, जब आपका लोकसभा कार्य नहीं कर रहा हो। आर्टिकल नंबर 143 के तहत जो राष्ट्रपति है, आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, उससे कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन देने से पहले उससे परामर्श कर सकता है। आर्टिकल नंबर 78 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या कर सकता है? परामर्श कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति से या फिर प्रधानमंत्री से कार्यों की जानकारी ले सकता है आपका राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 280 क्या है? 280 इसके तहत राष्ट्रपति आपका वित्त आयोग का गठन करता है। आर्टिकल नंबर 352 आप जानते ही होंगे, नेशनल इमरजेंसी घोषित करता है, ठीक है। भारत में कितने टाइम लग चुका है? 3 टाइम लग चुका है। कब कब लगा है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, टपकाइएगा। नेक्स्ट क्या है? मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन थे? तो मुस्लिम लीग का संस्थापक नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह थे,
ठीक है, ये आपका संस्थापक थे। अगर मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा कौन थे प्रथम अध्यक्ष, तो आगा खां थे। आगा खां इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात आ गया मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग आपको हम पहले ही बता चुके हैं। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये भी पूछता है। तो आपका हुआ था आपका ढाका में। ढाका कहाँ पे? बांग्लादेश में। यहाँ पे आपका मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। लेकिन मुस्लिम लीग का हेड क्वार्टर कहाँ था? हेड क्वार्टर मुस्लिम लीग का लखनऊ में था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आपका हेड क्वार्टर था। मुस्लिम लीग से एक इम्पोर्टेंट डेट है, कौन सा? 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जाना जाता है और कोलकाता किलिंग के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? अलमाटी डैम किस नदी पर स्थित है? तो आपका अलमाटी डैम कृष्णा नदी पे स्थित है। कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी निकलता कहाँ से है? वो महाबालेश्वर के पहाड़ी से निकलता है। महाबालेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है। महाबालेश्वर के पहाड़ी से आपका कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी आपका लगभग 4 राज्यों से होते हुए आपका कहाँ पे मिलती है? तो आपका पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन कौन सा राज्य है? तो आपका महाराष्ट्र हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ही निकलता है। कर्नाटक हो गया। तीसरा आपका तेलंगाना हो गया। चौथा आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अलमाटी डैम के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डैम है जो कि कृष्णा नदी पे हैं। एक तो अलमाटी हो गया, दूसरा हो गया आपका नागार्जुन सागर डैम, श्रीशैलम डैम और बसव सागर डैम। 4 डैम याद रखिएगा कृष्णा नदी पे। ठीक है, कृष्णा नदी का सबसे सहायक नदी में से इम्पोर्टेंट कौन सा है? तुंगभद्रा नदी। याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक से होते हुए जाकर मिलता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा का सहायक नदी। और कौन कौन सा है? मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, भीमा नदी, मूसी नदी, आपका दूधगंगा। दूधगंगा, पेनगंगा और वेनगंगा 3 है। तो जो दूधगंगा है, दूध से याद रखिएगा, जो दूधगंगा आएगा वो आपका कृष्णा नदी। कृष्णा से याद रखिएगा दूध। ठीक है, दूधगंगा आपका कृष्णा का सहायक नदी है। लेकिन पेनगंगा और वेनगंगा ये 2 जो नदियां हैं ये आपका गोदावरी का सहायक नदी है। अब गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का एक फेमस बुक था। कौन सा बुक था? तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सा? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। कौन सा? धन बहिर्गमन का, मतलब किस तरह से धन भारत से विदेशों में जा रहा है और विदेशों से कर्जा के रूप में भारत वापिस आ रहा है। किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने बताया था। इनका एक पत्रिका है, बुक का नाम का बता चुके हैं, कौन सा? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका पत्रिका नाम था रस्त गुफ्तार के नाम से। रस्त गुफ्तार के नाम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का आपको 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कब कब? एक तो दूसरा रहे थे, 85 में स्थापना हुआ था, जो 86 में हुआ था आपका कलकत्ता में, उसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 1893 में दूसरे टाइम और 1906 में तीसरे टाइम रहे थे। 1906 है, 66 नहीं है, 1906 में। ठीक है, 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज टर्म फर्स्ट टाइम यूज किया था। स्वराज टर्म, स्वराज टर्म दिया किसने था? तो आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था, लेकिन यूज किए थे आपका दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। बात आ गया दयानंद सरस्वती, जिसने स्वराज टर्म को दिया था। दयानंद सरस्वती सबको बता चुके हैं कि इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। आइए क्वेश्चन पे आते हैं।
दादा भाई नौरोजी से और क्या क्वेश्चन पूछता है। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति थे, भारतीय थे, जिनको कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इनको जगह दिया गया था। मतलब फर्स्ट में चुनाव जीत के आपका हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि आपका ब्रिटेन का जो हम लोग का लोकसभा है, वहाँ का क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके पहले मेंबर बने थे दादा भाई नौरोजी। इतना चीज़ दादा भाई नौरोजी सब याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जीएस कुरूप को, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। आपको हम इससे पहले पहला महिला बताए थे कि किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आपको बताए थे हम कौन सा, आशा पूर्णा देवी। कौन सा, आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी को फर्स्ट महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब बात आ गई ज्ञानपीठ पुरस्कार का। ये आपका हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है, साहित्य के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब से स्टार्ट किया गया था, 1961 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन 1965 से दिया जा रहा है, जो कि फर्स्ट टाइम किसको मिला था, जीएस कुरूप को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार टोटल 23 लैंग्वेज में दिया जाता है, 23 भाषा में दिया जाता है। 22 भाषा तो हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कौन सा है, एक एक्स्ट्रा आपका इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश हमारे जो संविधान में है, भारतीय संविधान में जो भाषा है उसमें शामिल नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला हिंदी में किसको मिला था, तो हिंदी में सुमित्रा नंद पंत को मिला था 1968 में, सुमित्रा नंदन पंत को। अभी 2021-22 भी बोल सकते हैं, 21-22 में दो साथी में मिला था। कौन कौन सा नंबर का था, तो आपका 56वां था और 57वां था। जो आपका 55वां था, 55 नंबर का, वो आपका 2019 में मिला था। ये किसको मिला था, तो 2019 में अकितम अच्युतम नंबूदरी को मिला था। अकितम अच्युतम नंबूदरी को, मलयालम भाषा के कवि थे अकितम अच्युतम नंबूदरी। ठीक है, 56वां किसको मिला था, तो 56वां आपको मिला था नीलमणि फुकन। कहाँ के थे, असमी कवि थे नीलमणि फुकन। 57वां किसको मिला है, तो 57वां आपका एक कोकनी उपन्यासकार थे, जो कि गोवा में पढ़ता है। कोकनी लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है, गोवा में। कौन से थे, दामोदर मौजो। कौन सा, दामोदर मौजो। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, 56वां और 57वां। नेक्स्ट क्या है, मेनिंजाइटिस रोग किसके कारण होता है, तो मेनिंजाइटिस रोग आपका वायरस के कारण होता है। किसको इफेक्ट पहुंचाता है, हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को, वायरस के कारण। वायरस से होने वाले रोगों का आपको हम ट्रिक बता चुके हैं। कौन सा ट्रिक था, तो रेखा हमें हीट करके पीछे को हम लिखेंगे पोएचे छोड़ गई। देख लीजिए, रेबीज, खासरा, हर्मिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा करके कुछ मतलब नहीं हुआ, ये एक्स्ट्रा है। पोलियो, एड्स, चेचक, ये आपका छोट से हो गई छोटी माता, डेंगू, गलसंध रोग और इन्फ्लुएंजा। फिर से बता देते हैं, रेबीज, खासरा, हर्मिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसंध रोग और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। नेक्स्ट क्या है, बेसबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेसबॉल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। 9 और किस खेल में होते हैं, तो खो खो में होते हैं। खो खो और बेसबॉल में आपका 9 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, 3 चीज़ में 11 खिलाड़ी होते हैं। 15 आपको हम पिछले टाइम बताए थे, 15 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, तो आपका कबड्डी और वाटर पोलो,
वाटर पोलो में 7 और कबड्डी में भी 7। जब भी पोलो पूछे ना, पोलो, तो आप पोलो ऐसे लिखिएगा, पोलो, इसमें 4 डाल दीजिएगा। तो पोलो पूछेगा तो 4 और वाटर पोलो पूछेगा तो 7। 6 प्लेयर किस में होते हैं? 6 प्लेयर आपका वॉलीबॉल में होते हैं, वॉलीबॉल में। और 5 प्लेयर आपका होते हैं बास्केटबॉल में, ठीक है। और 4 प्लेयर आपको हम बता ही चुके हैं पोलो में, ठीक है। 11, 15, 7, 9, 6, 5 करके याद रखिएगा कौन सा खेल में होते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए आए होंगे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।